सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर और जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर को पढ़ने से पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है कि वेन, किसका फर्स्ट लॉ? फैराडे का। लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में समझ लो, चीजें आसान हो जाएगी। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, समझो क्यों समझा रहे उस बात को समझना। then there is an induced EMF produced, and if there is a closed coil, then there is induced current produced। यानी सबसे पहले आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ ने बताया था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का कहीं भी तरीके से चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है अगर होता है लिंक विद द कॉइल, किसी कॉइल में, देन देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूसर। एंड इफ देयर इज अ क्लोज सर्किट, देन द इंड्यूस्ड करंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई मतलब इंड्यूस्ड और कैपिटल आई मतलब करंट। तो कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो सकता है या तो बी का चेंज हो, या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो, या एरिया का चेंज हो, या वो किसी एंगल पे रोटेट करे यानी थीटा करे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया आपने BA cos थीटा। इसी बात को आगे एलिब्रेट करते हुए हमें समझाया गया फैराडे सर के द्वारा ही कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to the rate at, समझेंगे ये बात समझना, rate at which magnetic flux changes। यानी कहता है जो इंड्यूस्ड EMF आपको बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा और बड़ा से मतलब नहीं है, चेंज होने से मतलब पहले अगर 2 था तो फिर 4 हो जाए, फिर 6 हो जाए, या 2 था तो 0 हो जाए, फिर 2 बढ़ जाए, फिर 5 हो जाए, मतलब किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो जाए। यानी इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time था। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो K D phi B by dt आता था, जहां पे K की वैल्यू 1 होती थी तो हम कह देते थे E equals to D phi by dt। अगर इसी में नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारे, एक कॉइल, ये किसके लिए है? एक कॉइल के लिए, जो भी फॉर्मूला बताया था लिंक्ड विथ द कॉइल, एक सिंगल कॉइल के लिए। अगर इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं तो आगे n मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके आगे हम माइनस लगाते थे। माइनस इसलिए लगाते थे क्योंकि लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ हमें क्या समझाता था? अगर हम लेंज लॉ की बात करें, पहले एसी जनरेटर को हटा लेते हैं, हम लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ हमें कहता था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट opposes the cause producing it। जिस कॉज की वजह से बना है उसी कॉज को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट बनता था। जैसे मान लो अगर ये इंडक्टर हुआ करता था, इसमें अगर करंट इंक्रीजिंग होता था
अगर करंट इंक्रीजिंग होता था तो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता था, और यही अगर इंक्रीजिंग है, ये इंडक्टर है और इसमें जो करंट है अगर वो डिक्रीजिंग होता था तो इंड्यूस्ड करंट उसी के डायरेक्शन में बनता था। यानी ओवरऑल उसी की वजह से उस साइन को निगेटिव यहाँ पे लगाते थे। यानी ओवरऑल अभी तक हमने जो बातें समझी है वो समझा है फैराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में कहता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इसी को दूसरे लॉ में समझाया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किस स्पीड से चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। बड़ा होने से मतलब नहीं है, ज्यादा चेंज होने से मतलब है। तो इसी जगह पर हमने लिखा d∅b/dt। लेकिन कहा गया कि एक कॉइल के लिए अगर मान लो बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है, 15-20 कॉइल है तो उसके लिए n लगा देते थे। और लेंज लॉ कहता था कि अगर करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, अगर करंट डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करेगा। यानी जो कॉज हो रहा है उस कॉज को अपोज करेगा। इसमें डिक्रीज है तो वो उसको इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज है तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन माइनस लगाते थे और n d∅dt लगाते थे। और इसी फॉर्मूला की मदद से हम एसी जनरेटर को समझ लेंगे। और ये सारी कहानी जो थी फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और लेंज लॉ, इसी पूरी कहानी को हम कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आई बात? लिख लो इसको। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और कॉइल अगर क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि किस रेट से कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज कर रहा है, बड़ा छोटा नहीं चेंज कर रहा है, वो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और लेंज लॉ ने बताया कि जो अगर इंड्यूस्ड करंट बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा वो होगा जो ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन है। अगर ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करेगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिसकी वजह से बन रहा है उसको अपोज करेगा। डिक्रीज है तो बढ़ा रहा है, इंक्रीज है तो घटा रहा है। और ये पूरी कहानी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इसी पे काम करता है। एसी कहेगा ना सिद्धांत, प्रिंसिपल। जैसे हमारा प्रिंसिपल क्या है, खाना खाना, मुंह में चबाना, ऐसा थोड़ी है ऐसे नाक से खा लेते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है। उसी तरह एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत पे, जिस चीज पे वो काम करता है, उसके प्रिंसिपल को लिखोगे कि एसी जनरेटर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करो तो ये सारी चीजें लिख दोगे। ठीक है, फैराडे ने समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फर्स्ट और सेकेंड लॉ लेकर, और लेंज ने समझाया था इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। यही सारी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इरेज करें, कर दो सर, लिख लिया। इसलिए हमने ये समझाया ताकि आपको एसी जनरेटर समझने में प्रॉब्लम न हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। सर इतना सारा तो पढ़ के आए, हम जानते थे, फिर भी एक होता है ना कि वो थ्रू करा देना ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए, समझने में दिक्कत ना हो। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल की बात करेंगे। एसी जनरेटर, सबसे पहले एसी जनरेटर करता क्या है? तो देखो, जनरेटर देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो बता देते हैं। जनरेटर एक ऐसी चीज होती है जिसको तेल वगैरह, ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल जो भी लगता है वो देना पड़ता है, और उसको थोड़ा रोटेट कराना पड़ता है। जब रोटेट कराओगे तो वो अपने आप घूमने लगता है, जुक 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 चलने लगता है और करंट प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक, यानी एसी जनरेटर हमने उसको क्या दिया? तेल के थ्रू, हैंड के थ्रू क्या दिया? मैकेनिकल वर्क दिया, और उस मैकेनिकल वर्क से उन्होंने क्या बना दिया? ओहो, इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हो कितनी बड़ी खोज हो गई। तो एसी जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कितना बड़ा हमें चीज मिल गया। तो एसी जनरेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और यही है एसी जनरेटर। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये याद रख लो, प्रिंसिपल जब भी पूछे
तो ऐसे लिखोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज -n d∅b, magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with the coil. N is the number of turns of coil. Phi-b is the magnetic flux linked with the coil. तो आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसलिए शुरू में समझा दिया कि जो फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ है और उसको लेंज लॉ ने डायरेक्शन बताया, सब मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें ये लिख दोगे, अगर मन होगा, अगर आप समझदार होंगे तो थोड़ा और डिस्कस कर दोगे थोड़ा बहुत। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन बनता कैसे। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर एसी का मतलब समझाओ। बिल्कुल घबराओ मत, समझाएंगे हम। एसी वैसे होता क्या है, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन को और कभी कभी मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर लेता है। और डीसी होता है जो एक कांस्टेंट में चलता है, ठीक। एसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बन के आता है, और डीसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ सीधी लाइन बन के आता है। ये कैसा है, एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ये जो एसी है इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से करंट को बनाने वाला जनरेटर। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब होता है विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन। बताएंगे आगे जब इसका हम वर्किंग समझाएंगे तो उसमें आप एसी का मतलब समझ जाओगे। अभी समझ जाओ एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके कंस्ट्रक्शन को जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख लेते हैं इधर, मान लो हॉर्सशू मैग्नेट रखते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट का मतलब ऐसा, ये नॉर्थ साउथ ऐसे घुमा हुआ ऐसे, और ये जो घुमा, चाहे ऐसे पकड़ लो उल्टा, ऐसे घुमा हुआ ऐसे, पूरा ऐसे मैग्नेट होता है। इस बीच में आर्मेचर कॉइल डालते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये नॉर्थ पोल है मान लो, और ये साउथ पोल है। यहां पर हम डालते हैं, सपोज कर लो, आर्मेचर कॉइल। ठीक, ये है हमारे पास आर्मेचर कॉइल। अच्छा, ये है हमारे पास नॉर्थ और साउथ जो है वो कैसा क्या है, मैग्नेट है। और ये कौन सा मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए कहते हैं कि जो घोड़े का शूज बनाया जाता है ना, और वो जिस डिजाइन का होता है उसी डिजाइन का मैग्नेट लेते हैं। ये आर्मेचर कॉइल, ये नॉर्थ साउथ पोल। अब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास करेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ पास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास करेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ पास करेगी। ठीक, यहां से हम क्या करते हैं कि एक लोड रख देते हैं, समझेंगे थोड़ा सा हम बताते हैं। यहां मान लो बल्ब लगा दिया, ये हमारा बल्ब है। अब यहां पर हम लगा देते हैं, ये हटा देते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट है समझ जाओगे। यहां पर लगा देते हैं हम एक एक्सल, जिसको पकड़कर हम घुमाते हैं। इसको पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, थोड़ा सा स्पीड देते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, फिर तेल की मदद से खुद ब खुद चलने लगता है। अब देखो तो इसको घुमाओगे, इसको जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये वायर ऐसे ऐसे घूमेगा तो नीचे का वायर आपस में लपेटने लगेगा। तो इस लपेट से बचने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। क्या यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। और यहां पर यूज करते हैं कार्बन ब्रशेज। समझाते हैं क्या होता है सो बताते हैं। यहां पर यूज करते हैं कार्बन ब्रशेज। मान लो ये S1 है, ये S2 है, तो यहां पर जो आपका S1 एंड S2 है वो क्या है, स्लिप रिंग है। ये मान लो B1 है और ये मान लो B2 है। B1 एंड B2 क्या है, कार्बन ब्रशेज है। अब देखो
स्लिप रिंग का मतलब क्या हुआ, ये अंगूठी दिखाते हैं आपको, एक सेकंड रुक जाओ, खोलने में थोड़ा देख लो, तब तक आप कंस्ट्रक्शन बनाते चलो, बना लो कंस्ट्रक्शन। ये है स्लिप रिंग, ये अंगूठी। अब इस अंगूठी में क्या हुआ कि पतला सा वायर, सपोज कर लो ये वाला वायर है, सपोज यही वायर है, अब ये वायर इस अंगूठी के अंदर है। अब ये अंगूठी, अगर ये अंगूठी है, ऐसा वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अंगूठी अगर ऐसे ऐसे इसमें वायर घूम रहा है तो इसको प्रॉब्लम हुआ नहीं, ऐसे 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 देख रहे होंगे, ऐसे 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 घूम रहा होगा स्लिप रिंग में। अच्छा, अब क्या होता है कि कार्बन ब्रशेज रखते हैं कि गलती से भी अगर ये स्लिप रिंग कहीं घूम गया तो कार्बन ब्रशेज बस इसको ऐसे छुआ हुआ है, जो रिंग था ना हमारा, मान लो ये हमारा रिंग था, ये स्लिप रिंग है मान लो सपोज, तो इसको कार्बन ब्रशेज सिर्फ छुआ हुआ है, मतलब ऐसे समझो। फिर से खोलना पड़ेगा सर, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, देख लो समझ लो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा स्लिप रिंग है, ठीक, और कार्बन ब्रशेज इसको छुआ हुआ है, सिर्फ ऐसे टच है, ब्रश टाइप का है। अब ये अगर घूम भी जाता है वायर के घूमने की वजह से, फिर भी इसका कांटेक्ट बना हुआ है, कांटेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो, पक्की वाली बात। तो इसलिए लगाते हैं ताकि ये आराम से ऐसे ऐसा घूमता रहे, और घूमने से क्या होगा, वर्किंग समझेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। घूमने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और ये जो बल्ब लगा हुआ है, जिसको लोग एनसीईआरटी लोड लिख के देता है, लोड मतलब जिसका यूज हो रहा है, अब ये जो बल्ब फैन जो भी चीज लगा हुआ है वो जलने लगेगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से, तो मैकेनिकल वर्क देने से हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। तो यहां से आपको S1 S2 क्या है, स्लिप रिंग है, B1 B2 कार्बन ब्रशेज है। एक बात ऑलवेज के लिए याद रख लो कि जो स्लिप रिंग 1 है उससे ब्रश 1 लगा होता है, जो स्लिप रिंग 2 है उससे ब्रश 2 लगा होता है। और आगे इसके बारे में बताते हैं, कार्बन ब्रशेज और स्लिप रिंग का क्या काम है, वगैरह वगैरह चीजें। तो अगर आपको प्रिंसिपल लिखना होगा तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें लिखोगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा तो ये सारी चीजें लिखोगे। एसी जनरेटर करता क्या है, तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखोगे, बात खत्म। ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा बनाओगे, लेकिन ग्राफ हम आपको और बनाकर दिखाएंगे। आपको कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद S1 एंड S2 आर स्लिप रिंग, B1 एंड B2 आर कार्बन ब्रशेज, ये लोड बल्ब है, ऐसे दिखाना पड़ेगा और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की काम खत्म हो जाएगी। ये स्लिप रिंग 2 गोले गोले यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और उसके साथ सटा हुआ कार्बन का ब्रशेज लगाना होगा, जहां पर S1 जो है वो ब्रश 1 से लगा होगा, S2 जो है वो ब्रश B2 से लगा होगा। और स्लिप रिंग का काम क्या है, इट मेक द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेज। S1 और S2 क्या कर रहा है वो समझा देते हैं, ऊपर से थोड़ा वो डायग्राम हटाया, सारी चीजें एक बार लिख लो तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर पूरा लिख लिया हमने। अब यहां पर अगर आप देखते हो, ये अल्टरनेटिंग करंट का हटा देते हैं, तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो S1 एंड S2 जो कि स्लिप रिंग्स है, ये क्या करता है, इट मेंटेन द कॉन्टेक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस। ये क्या करता है, स्लिप रिंग जो है आर्मेचर कॉइल का कांटेक्ट बना के रखता है और ब्रशेज का कांटेक्ट आपस में बना के रखता है, S1 B1 के साथ और S2 B2 के साथ। अब B1 B2 क्या है बोलेगा, लिखने के लिए तो बोलोगे B1 एंड B2 का क्या काम है, तो ये एक तरह का कार्बन ब्रशेज है और ये किसके किसके बीच में कांटेक्ट बना के रखता है, ये आर्मेचर कॉइल और ब्रश के बीच में, और ये स्लिप रिंग्स और लोड के बीच में। तो इट मेंटेन दी कॉन्टेक्ट बिटवीन S1 स्लिप रिंग्स एंड लोड। स्लिप रिंग और लोड देखो, S1 देख के देखो ना, S1 जो है वो आर्मेचर कॉइल और ब्रश के बीच का कांटेक्ट का बीच का कड़ी है, और B1 जो है वो स्लिप रिंग और लोड के बीच का कांटेक्ट है, यानी ब्रशेज जो है वो लोड और स्लिप रिंग के बीच में कांटेक्ट बना के रखता है, और जो स्लिप रिंग्स है वो आर्मेचर कॉइल और ब्रशेज के बीच में बना के रखता है। ब्रशेज कैसा होगा, कार्बन का, वगैरह वगैरह। ये तो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल खत्म। अब वर्किंग को समझेंगे, वर्किंग समझने के बाद उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद उसका इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे, और फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ एक क्वेश्चन बनाएंगे, वो है हमारे पेज नंबर 226 का क्वेश्चन नंबर 611। ठीक है, कर लो इसको।
और ये सारी चीजें हमने बताई नहीं कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर है, तीसरा नंबर। पहले लेक्चर में हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ, और उसके साथ साथ फिर क्या बताई थी, लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मासेज। फिर उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, यहाँ पे एसी जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और एग्जांपल 6.11 जो कि पेज नंबर 226 में है। इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, हटा देते हैं प्रिंसिपल को अलग से। ये प्रिंसिपल लिखना होगा, अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में तो ये लिखो। उसके अलावा जो भी चीज है वो कंस्ट्रक्शन में लिखो, सब चीज, ये सारी चीजें बनाओ डायग्राम ये, और ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में लिख दो, नोट डाउन करो। अब इसके वर्किंग पे आते हैं और हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लिख लो फास्ट फास्ट, लिख लिया। अब यहां पर थोड़ा बहुत जोड़ना चाहो तो बोल दो कि आर्मेचर कॉइल जो है वो कॉपर का बना है और इसके अंदर बहुत सारे हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे, ताकि नंबर ऑफ टर्न्स तभी होगा ना। बहुत सारे हम क्या कर देंगे, कॉपर का ही सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे। इतना लाइन जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो। सॉफ्ट आयरन कोर, नंबर ऑफ टर्न्स n दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे, क्योंकि एक टर्न रहेगा तो उतना करंट प्रोड्यूस होगा जितना हमें डोमेस्टिक में चाहिए। नहीं होगा, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर डालते, क्योंकि घर में एक बल्ब तो जलाना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी बल्ब जलानी है तो उससे काम हो जाएगा। अगर एक जलाना है तो एक रखो, लेकिन जनरेटर वगैरह चीजें हैं, इतना तेल खर्च कर रहे हो तो कम से कम उससे फायदा उठाओगे, इसलिए n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिया, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर का बहुत सारा फायदा है कि एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो करंट के पास करने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। करंट जैसे ही रोक दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा होगा उसको अंदर खींच लेगा, लेकिन इतना आपको डिटेल नहीं करना। अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो ये लिखना है, कंस्ट्रक्शन पूछा जाए तो ये सारी बातें मेंटेन करके कर देनी है। अब ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी लिख रखी होगी, तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और इसकी अब वर्किंग को समझेंगे और हमारी कहानी हो जाएगी खत्म। वर्किंग को समझने के साथ साथ उसके रिगार्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट निकाल के हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है वो भी अब समझ जाओगे आप। देखो यहाँ पर वो अल्टरनेटिंग करंट अपना काम करेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना आप। और देखो एक बात हम आपको पहले ही समझा देते हैं बहुत प्यार से। क्या समझाना चाह रहे हो सब? पढ़ाई मन से करो। अगर पढ़ने आए हो तो मन से पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। कैसे मन से करे सर? तो मन से ऐसे करो कि नोट्स कॉपी निकालो, सारों को नोट डाउन करो, जितनी भी चीजें हमने लिखवाई है सबको नोट डाउन करो। उसके बाद जब आप नोट डाउन कर लेते हो तो उसके बाद इन सब चीजों को पढ़ के देखो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वर्किंग समझाने का तरीका है। जो एनसीईआरटी समझाया हमें अच्छा लगा, हम भी उसी तरीके से समझाएंगे। देखते चलो। ये स्टेज 1 मान लो, फिर यहां पर बनाने जा रहे हैं स्टेज 2। थोड़ा पास पास बनाना होगा, 5 स्टेज में लेके चलना है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आराम से घबराओ मत, पूरा समझ में आएगा जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो थोड़ा आगे बढ़ा लो, जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो देख लेना। लेकिन हम कहेंगे कि देखो, हम चाहते तो वीडियो को पॉज करके भी इस डायग्राम को बना सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप समझो चीजों। हम आपको डायग्राम बनाने का तरीका समझाना चाह रहे थे कि हम कैसे बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको पॉज वगैरह की कहानी नहीं की। इसलिए आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, 3 स्टेज हो गया। चौथा स्टेज 0 घुमा, 90 घुमा, फिर 180 घुमा, फिर 270 घुमा देते हैं। और एक और फिर 380 घुमा देते हैं।
सॉरी 360 घुमा देते हैं। अब ये बताओ, ऊपर में थोड़ा बहुत जो लाइट आता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर समझना चाहो तो समझ जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना लगे। हर एक अलग अलग डायग्राम, ये जो सेपरेट कर रहे हैं वहां से फिर दूसरा डायग्राम बनाया है हमने। मान लेते हैं ये स्टेज नंबर 2 है, ये स्टेज नंबर 3 है, ये स्टेज नंबर 4 है और ये स्टेज नंबर 5 है। आराम से समझना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से समझा के चले जाना। अगर एग्जाम में वॉकिंग ऐसे समझा के आओगे ना जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जय श्री राम जो कह लो, खुश हो जाएगा टीचर। इसको कॉम्युनल मत बना देना भाई, इंशाअल्लाह कर रहे हैं सर या जय श्री राम कर रहे हैं, हम दोनों तरफ है, टीचर कभी भी एक तरफ नहीं होता, ठीक है। अब देखो गौर करो, ये कहानी स्टेज 1 में क्या है कि मान लेते हैं, देखो जब भी कोई चीज ऐसा है, कुछ कॉपी कहाँ हो भैया, यहाँ है सर, हम यहाँ है, चलो ये कॉपी जैसे हमने निकाल लिया, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ हिल डोल हुआ, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई सर, देख लो अच्छे, सारी चीज़ें ठीक है, ज़्यादा हिला नहीं है, हाँ सर ठीक है, समझा दो वर्किंग। अब देखो इसको ऐसे समझो, शुरुआत में हमने डायग्राम ऐसा बनाया है, ठीक ऐसा है, ये जो आर्मेचर कॉइल है कुछ ऐसा है, इसके ऊपर एक्सेल सब में लगा दो, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब में एक्सेल लगा दो तभी तो घुमाओगे, सब में एक्सेल लगा दो तभी तो घुमाओगे, सब में एक्सेल लगा दो तभी तो घुमाओगे, ठीक है। पहले ऐसा रखा है, मान लिया है इस सिचुएशन में टाइम जो है वो 0 है, यहां से शुरू किया है, तो जहां से शुरू करते हो उसी को तो 0, आप मान लो अभी से पढ़ना शुरू करोगे आप 12th, तो आपके लिए यही से तो टाइम स्टार्ट होगा ना, समझ रहे हो ना। तो ये मान लो यहां से शुरू किया, टाइम 0 है और इस जगह थीटा जो है वो 0 डिग्री, दोनों आपने 0 0 माना। अब यहां से आपने इसको ऐसे घुमाया, अब मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S, ऐसे था। अब इसको आपने घुमाया तो ये हो गया P मान लो, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, आराम से समझेंगे। तो ऐसे था, ठीक। अब इसको आपने, ये जब ऐसे था तो इसको आपने ऐसे घुमाया, देखो आराम से समझना, मान लो ऐसे वाले कंडीशन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, इस समय फ्लक्स कितना था, तो मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो 1 2 3 4 था। अब ये कॉपी धीरे 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 घूम रहा है, यानी शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर 4 था तो थोड़ा सा घुमा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी वो ऐसे हो गई तो इधर से निकल गई, यानी कुछ कम हुआ, कम होते 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 यहाँ पहुंचा, तो P Q R S ऐसे पहुंच गया, ठीक। तो यहां से यहां तक आने में आपको टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे टाइम लगा, टाइम बाद में बात करेंगे, पहले थीटा कितना हो गया, टाइम t बराबर 0 पर शुरू कर रहे हैं, थीटा यहां थे 0, तो यहां से यहां घुमा तो कितना एंगल घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। और अब जब ऐसे थे तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहे थे, ऐसे हो गए तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रहे हैं, अंदर से कोई नहीं जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से यहां देखो तो आपको क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। फिर अब जब यहां पहुंच गए तो टाइम हम बताते हैं कैसे कैसे होगा, फिर यहां से आप ऐसे घूमते गए 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 यहां पहुंच गए, यानी पहले जो पी क्यू आर एस इधर था वो अब इधर हो गया पी क्यू आर एस, यानी अब आप कितना घूम गए थीटा, फिर से देखो पहले यहां पर थे तो 0 माना था, फिर यहां आए तो 90 आए, फिर घूमते 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 यहां पहुंच गए तो 90 प्लस फिर 90 घूम गए तो थीटा बराबर 270 डिग्री पर आ गए। फिर फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर यहां पर आते आते 4 था तो फिर से 1 2 3 4 हो गया, यानी यहां से यहां आने में 4 हो 5 हो चेंज हो जो भी हो, लेकिन यहां से यहां पहुंचने पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर यहां से यहां पहुंचने पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा अब यहां पहले यहां थे तो 0 मान के चल रहे थे, फ्लक्स 4 था, यहां से यहां आए तो चेंज हुआ 4 का, मैग्नेटिक फ्लक्स 4 से 0 गया यानी चेंज, 4 से 0 गया यानी चेंज हुआ 4 का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां से यहां आए तो थीटा 270 पहुंच गया और फिर से 4 हुआ यानी फिर चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का, फिर ऐसे 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 घूमे तो जो पी क्यू आर एस इधर से बन रहा था वो बन गया पी क्यू आर एस। अब ये
थीटा बराबर, फिर कितना पहुंच गए आप देखते चलोगे, पहले यहां पर थे 0, यहां आए तो ये दूसरा वाला स्टेज 90, फिर यहां आए तो ये तीसरा वाला स्टेज हो गया 270, फिर यहां आए, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया 0 और थीटा पहुंच गया 360 डिग्री, और यहां पर फिर फ्लक्स क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि अब ऐसे हो गया, फिर कोई पास नहीं कर रहा, फिर यहां से आए तो क्या देख रहे हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर यहां पहुंचने के बाद फिर यहां पहुंच चुके थे, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, यहां तक पहुंच चुके हैं चौथे तक, अब हमको यहां पहुंचना है, यानी अब जो PQRS था फिर से ओरिजिनल स्टेज में आ गया। देखो 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 देखो, पहले ऐसे थे, ये कॉपी हमारे तरफ था, एक 0 पर, फिर आए 90 पर, फिर आए 270 पर, फिर आए 360 डिग्री पर, फिर आए 360 से 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 360 में 90 जोड़ोगे तो 9 0 90 फिर 90 270 फिर 90, अच्छा 15 5 4 40 होगा ना, देख लेते हैं ना, 90 जोड़ा नहीं, ज़्यादा जोड़ दिया क्या, 9 7 90 जोड़ा नहीं, सॉरी, ये 90 जोड़ोगे तो यहाँ पहुंचोगे आप 180 डिग्री, घबराने की जरूरत नहीं, देखो ना 90 बना ना 270 लिख दिया, फिर यहाँ पहुंचोगे तो 90 जोड़ोगे तो 270 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पहुंचोगे 90 जोड़ोगे तो थीटा बराबर 360 डिग्री आएगा। बोलो ये समझ में आया। अब यहाँ पर जब 360 डिग्री आया तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गया, और यहां से यहां तक फिर से क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कहानी किसको समझना है, देखो आराम से एक लास्ट बार ये डायग्राम बनाना सीख लो। पहले आपने 0 माना तो मैग्नेटिक फ्लक्स 4 था, फिर यहाँ ये वाला फेस मेरी तरफ था, फिर यहां से इधर घूमे तो 90 डिग्री पे आ गए 0 से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना था 0, तो यहां से यहां आने में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होता रहा, 4 3 3.5 2 1 1 0, ऐसा नहीं कि एक के बार में 4 से 0 हो गया, बीच बीच में चेंज हो रहा था, यानी बीच बीच में भी करंट बन रहा। फिर 90 पहुंचे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 0 हो गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े धीरे धीरे बढ़ते फिर से 4 आ गया, यहाँ पहुंच गए 180 डिग्री पर 90 जोड़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर 0 हो गया, फिर पहुंच गया 270 डिग्री पर, फिर बढ़ते फिर 4 हो गया, फिर पहुंच गया 360 डिग्री पर। यानी हर 90 डिग्री पर चेंज इन फ्लक्स, यानी हर एंगल बदलने पर, छोटा एंगल बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसे से थोड़ा भी ऐसे हुआ, ऐसे था, थोड़ा भी ऐसे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही है 5, एक यहाँ से ऐसे हो गया तो ये और ये तो बाहर निकल गई। ये स्टोरी समझ में आई, इस स्टोरी को लिखो, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो ये देखने के बाद आपको चीजें थोड़ी बहुत पकड़ में आ गई होगी। तो हम पहुंचे थे कहां पर, पहले P यहां से शुरू किए थे, फिर यहां पहुंचे, नहीं फिर कहां पहुंचेंगे, ठीक है 270 पर फिर से रिपीट किया, फिर हम पहुंच गए ओरिजिनल पर, फिर यहां पर आ गए PQRS। इस सब को लिखो, फिर इसके पीछे हम डायग्राम बना के दिखाते हैं, और इस तरह से आपको अल्टरनेटिंग करंट का और AC जनरेटर का वर्किंग समझ में आ जाएगा। और वर्किंग लिखना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा नंबर आएगा, लिख लो। और हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, 12th के बच्चे हो आप, 1 2 3 के तो हो नहीं। यहां तक की स्टोरी समझ में आई। अब देखो डायग्राम को समझना है, जब यहां पर थे तो टाइम 0 था, और जब पूरा यहां से घूमकर फिर यहां पहुंच जाते हो तो टाइम हो जाता है 2t। ये दिमाग रखोगे, टाइम क्या हो जाता है 2t, यानी 2t टोटल। यहां से शुरू करो और घूमते यहां पहुंच जाओ तो 2t। तो यहां से यहां आए कितना टाइम लगा, t/4, टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया t/4। फिर यहां से यहां आए तो फिर एक और t/4 जुड़ गया, तो t/4 प्लस t/4 हो गया 4, 2t/4 यानी टाइम पीरियड हो गया t/2। फिर यहां से यहां आए तो फिर एक t/4 जुड़ गया, तो t/4 प्लस 2 LCM t प्लस 2t, यानी टाइम पीरियड हो गया 3t/4। ये स्टोरी पूरी समझ में आई या नहीं आई। अब देखो ग्राफ बना, ग्राफ शुरू करोगे यहां से, आप थोड़ा इसको हटा देते हैं ऊपर से, देखो आप ये हटा दे, ये टाइम पीरियड और ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहा है वो हटा दे, लिखो। तो हम इसको बहुत प्यार से समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत
लग रहा होगा कि कंफ्यूज ना कर जाए, हमें भी लग रहा है, ठीक है, इसको हटा देते, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो आपको दिख रहा है। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम इंड्यूस्ड करंट और किसके वर्सेस में। कहानी समझ गए ना पक्का? कंफ्यूजन हुआ नहीं सर? ठीक। पहले जब आप टाइम पीरियड में बनाने जा रहे हैं, मान लो ऊपर में आप बना रहे हो इंड्यूस्ड करंट, अच्छा, और नीचे में है टाइम पीरियड टी या थीटा के लॉन्ग। तो जब आप यहां पर थीटा 0 डिग्री था, थीटा के लॉन्ग में बनाने जा रहे हैं, जब थीटा 0 डिग्री था तो इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स 4 था, इंड्यूस्ड करंट नहीं बन रहा था क्योंकि चेंज नहीं हो रहा था। अब जब थीटा 0 डिग्री था, जब ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री था तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं बन रहा था। फिर हम घूमे, ऐसे घूमे, फिर चाहे ऐसे घूमो, ऐसे घूमे, ठीक, आराम से समझो। पहले ऐसे थे हम, ठीक, ये वाला केस था तो 0 था, थोड़ा घूमे, थोड़ा फ्लक्स चेंज हुआ, थोड़ा करंट प्रोड्यूस हुआ, बढ़ते जा रहे, 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 बढ़ते जा रहे। जैसे यहां पहुंचे, यहां से शुरू किए, थोड़ा चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा इंड्यूस करेंट, थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा इंड्यूस करेंट, थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा इंड्यूस करेंट। सबसे ज्यादा चेंज कब होगा? जब पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 4 से डायरेक्ट 0, बीच में कुछ ना कुछ जाएगा, यानी यहां पहुंचते पहुंचते तक हमें मिल गया पीक करंट। अब यहां पहुंच गए तो फिर अब आगे घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, 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 यहां 0 आ गया। यानी इस जगह पर पहुंचते 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 इस जगह पर 0 पहुंच गए। कोई दिक्कत? यहां तक पहले यहां से आए, यहां पर आए तो 0 थे, यहां पर आए तो पीक करंट मिल गया, और ये टाइम क्या था मेरे पास? T/4 था। अब यहां पर एंगल कितना था हमारे पास? 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री था। फिर कहां पहुंचे हम? 180 डिग्री पर, फिर 0 हो गए। अब देखो, जो चीज ऐसे थी वो चीज ऐसे यहां 0 पर थे, बढ़ते 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 90 पर आए, फिर घटते 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 180 डिग्री पर आए। जब 180 डिग्री पर आए तो जो चीज ऐसे थी वो पलट गई, यानी PQRS अगर सीधा था तब उल्टा हो गया, यानी अब वो जो चीज सीधी ऊपर से चल रही थी वो अब नीचे से चलने लगेगी। यानी वही सेम चीज होगा तो सेम चीज, लेकिन अब नीचे की तरफ होते 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 यहाँ मैक्सिमम पहुंचेंगे। यहाँ अब हम पहुंच गए मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम पहुंचे, ये टाइम कितना था हमारे पास? 3T/4 था, और थीटा की वैल्यू कितनी थी? 270 डिग्री थी। अब जब हम यहाँ पहुंच गए तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, होते 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 0 यहाँ पे पहुंचा, और जितना 0 पहुंचने का मतलब 4 से डायरेक्ट 0, यानी सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड करंट इसी चेंज में बनेगा, थोड़ा बनते बनते बहुत बनेगा, यानी फिर से इंड्यूस्ड करंट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स घटते 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 फिर से 0 हो गया, यानी पीक यहाँ पे आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर आगे बढ़े बढ़े, देखो आराम से समझना है, यहाँ से शुरू किया 0, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी चेंज, फ्लक्स थोड़ी चेंज, इंड्यूस्ड करंट बढ़ते 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 यहाँ पीक पहुंच गए। फिर यहाँ से घटते 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 इस जगह पर 0 पहुंच गए, ठीक। फिर यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पीक पहुंच गए। फिर यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पर 0 पहुंच गए। यहाँ तक बात समझ में आई? और जब एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसको क्या कहते हैं? 1 साइकिल। तो इस समय जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसको F कहते हैं, F होता है, और इस समय की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 होती है। समझ रहे हो बात को? अच्छे से इसको नोट डाउन करो ग्राफ को। अब देखो, अब आप यहां से ध्यान दोगे तो आप देख रहे हो कि इंड्यूस्ड करंट पहले पॉजिटिव में पीक पर गया, फिर 0 पे पहुंचा, फिर निगेटिव में पीक पे गया। यही है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया? चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन को हर समय चेंज करता हो, मतलब बराबर चेंज करता हो, यानी एक बार पॉजिटिव साइकिल में आया और एक बार निगेटिव साइकिल में आया। तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी की एक है, एक कंप्लीट साइकिल में एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो किसी की अगर एक फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वो साइकिल एक बार पॉजिटिव है एंड एक बार निगेटिव है। यानी एक साइकिल में करंट एक बार, 2 बार, 3 बार 0 हुआ है, और एक बार पॉजिटिव में चला है, एक बार निगेटिव चला है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है कि 0 होने पे बल्ब बंद हो रहा है। उतना फास्ट होता है कि वो हमारे आई के जो
परसिस्टेंट ऑफ विजन है 116 टाइम जो हमें देखने का कैपेबिलिटी है उससे भी तेजी में होता है, क्योंकि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी हम काम करते हैं वो 100 हर्ज का है। 100 हर्ज का मतलब 100 साइकिल, और एक साइकिल में वो 1 2 3 बार जीरो हो रहा है, यानी 100 साइकिल में 300 बार जीरो होगा। हाँ, एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, यानी 100 साइकिल में 100 टाइम्स पॉजिटिव होगा करंट और 100 टाइम्स निगेटिव होगा करंट। और यही है पूरा ओवरऑल वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अब इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल लेते हैं, E इक्वल टू जो फॉर्मूला है उससे, कहानी खत्म। लिख लो इसको फास्ट, ये पूरी चीजें आपको अल्टरनेटिंग करंट की कहानी को समझा देगा। और ये पूरी कहानी अगर आप अच्छे से बना के आ जाते हो, इतना देख रहे हो अल्टरनेटिंग करंट इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है 100 हर्ट्ज का, ये सारी कहानी अगर अच्छे से लिख के आ जाते हो तो ये वर्किंग हो गया। अब इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सिखा देते हैं, कहानी खत्म। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आया होगा तो पक्का एक अच्छा सा कमेंट का तो हम इंतजार करते हैं आप लोगों का, कि एक अच्छा सा कमेंट दो कि मजा आ जाए। चलो लिख लो, इसको लिख लिया। ये पूरी बातें लिख के समझानी पड़ेगी आपको, एकदम अच्छे से समझानी पड़ेगी, ठीक है। इरेज कर दे, पक्की वाली बात। चल अब हमें कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। तो हमें भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल्स टू माइनस एन डी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास B डॉट A। अब हम कोई पार्टिकुलर जीरो वाला, जैसे हम आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक ले लेंगे ऐसा और नॉर्थ साउथ। अब इस समय ये ऐसा है, ऐसा वाला पेज है, एरिया वेक्टर भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर, ठीक है। अब ये थोड़ा रोटेट करा दिया हमने, अब इसको थोड़ा रोटेट करा दिया तो मान लो ये थोड़ा ऐसे रोटेट करेंगे, हल्का सा रोटेट करा दिया इसको। अगले डायग्राम में समझाते चलो, अगले डायग्राम में समझ। अब इसी को हल्का रोटेट करा दिया, हल्का सा, पूरा 90 डिग्री नहीं ले गए, हल्का सा रोटेशन कराया, हल्का सा। तो अब नॉर्थ साउथ का तो मैग्नेट जो था वो तो यही है, ऐसे ही रहा। लेकिन ये जो हमारा अभी ऐसे था, ये जो हमारा अभी ऐसे था उसको हल्का सा रोटेट करा दिया, ऐसे था उसको हल्का रोटेट करा दिया। तो पहले इसका एरिया वेक्टर अगर इधर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर था, तो अब इसका एरिया वेक्टर थोड़ा इधर, यानी इसका एरिया वेक्टर अब थोड़ा सा इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल थीटा, वो थीटा कभी 0 डिग्री होगा, कभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते 90 डिग्री पर पहुंचेंगे, फिर 180 डिग्री पे पहुंचेंगे, फिर 181 182 करते करते 270 फिर 360 तक पहुंचेंगे। यानी हर छोटे से छोटे एंगल को क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे। तो हमें पता नहीं कौन सा एंगल है, तो हमने बोल दिया BA cos थीटा। लेकिन ये रोटेट कर रहा है एक्सियल के थ्रू, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना। और जब भी कोई चीज ऐसे घूमता है तो उसके अंदर ओमेगा का यूज करते हैं, और ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा बराबर होता है चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यहां से हम थीटा बराबर, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, तो इसको हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। बाद में कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो ओमेगा का हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, 2 इज द नंबर, पाई 3.14 और एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। और कभी कभी बुक में एफ को कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता है, तो कंफ्यूज मत करना। अभी हमारे पास देखो ये एक थीटा एंगल पर जब कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, अगर आप गौर से देखो तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है। तो जब एंगल में कोई चीज घूमता है तो थीटा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम को इधर ले जाओगे तो थीटा की जगह ओमेगा टी डाल सकते हो। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA cos ओमेगा टी, कहानी खत्म। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि ओमेगा की जगह ओमेगा वैल्यू ना देगा, और लेकिन फ्रीक्वेंसी दे देगा, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। कभी कभी टाइम पीरियड दे देगा तो आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फिर 2 पाई एफ लगा लोगे, अगर डायरेक्ट ओमेगा नहीं गिवन है तब। ठीक, ये सब क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो समझा देंगे। अब यहां से हमारे पास फ्लक्स मिल गया, इसको पुट कर दो, तो E बराबर माइनस एन डी, फाई की जगह BA cos ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स्ड है भैया, इसका एरिया छोटा बड़ा थोड़ी कर रहे हो। ये जो आर्मेचर क्वाइल है वो तो जस्ट का तस है ना, बस घूम रहा है।
इसका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट भी फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बी भी बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, तो ई बराबर एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब पहले कॉस थीटा का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस एन बी ए तो पहले से था, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा सिर्फ थीटा नहीं है, ओमेगा टी है, तो फिर ओमेगा का टी का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा ओमेगा। ये करने आया ना, पहले आप मान लोगे कि डी कॉस ओमेगा टी की जगह थीटा है अपॉन डी टी है, तो इसका करोगे तो आपको आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के साथ, और उसके बाद ये जो थीटा था वो थीटा नहीं था, वो ओमेगा टी था, तो डी ओमेगा टी अपॉन डी टी करोगे, डिफरेंशिएशन जानते हो, तो ओमेगा और टी बाई डी टी वन आ जाएगा, यानी ये ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन बन के आएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कोई दिक्कत, ये माइनस और ये माइनस इसको खत्म कर देगा, तो ई बराबर मिल गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत, और ये वाला जो चीज है इसी को हम यूज करते हैं ई नॉट, और ई नॉट होता है मैक्सिमम, या जिसको दूसरी भाषा में पीक ईएमएफ। तो ये एन बी ए ओमेगा, तो एन बी ए ओमेगा, अगर ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, तब नहीं दी गई है तो ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। अगर एफ नहीं दिया गया है तो ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए इंटू 2 पाई इंटू 1 बाई टी टाइम पीरियड जो दिया गया, समझ गए ना। ई नॉट बराबर एन बी ए 2 पाई 1 बाई टी, तो ओमेगा की जगह या तो 2 पाई 1 बाई टी यूज कर लो, या 2 पाई एफ यूज कर लो, या एन बी ए ओमेगा यूज कर लो, वो जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। यहां से जब आप ई नॉट इस पूरे की जगह ई नॉट लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ओए होए 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 होए, और साइन का ग्राफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ले लो या करंट का। करंट क्या होता है, V अपॉन आर होता है, तो E अपॉन आर हो जाएगा। दिखाते हैं अभी, पहले इस पूरे पार्ट को लिख लो अच्छे से। ये एंगल पे घूम रहा था इसलिए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी करना पड़ा, और थीटा बराबर ओमेगा टी पुट करना पड़ा है ओमेगा की जगह पर, उसको डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई, और साइन ओमेगा टी को छोड़कर जितना वैल्यू आएगा उस सबको ई नॉट मान लिया, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिख सकते हैं, या 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ओमेगा रहने दे सकते हैं। इसको हम पीक ईएमएफ या पीक मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको इसको कहां तक छोड़ देना है। लिख लो इसको, पक्की वाली बात समझ में आई, अच्छे से लिखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। आगे मिटाए, अब वो वाला चीज मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपसे कोई कहे इंड्यूस्ड करंट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था कि डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर, तो I बराबर डेल्टा V अपॉन आर। डेल्टा V क्या है हमारे पास, EMF E है, तो E अपॉन आर, E की जगह हमारे पास क्या है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब इस समय हम I नॉट बराबर मान लेंगे एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, और ये जो I नॉट है यही हमारा पीक कह लो या मैक्सिमम कह लो, करंट है, जो सबसे ज्यादा करंट आया था पीक वैल्यू। अब यहां से I बराबर मिल गया I नॉट साइन ओमेगा टी। इसीलिए जब करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए थे तो ऐसा ग्राफ बना था, और ऐसे ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहते हैं, साइनोसोडल ग्राफ, क्योंकि ये साइन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो हमने आपको वर्किंग में ऑलरेडी सारी चीजें समझा दी है। अब ये सारी चीजों को लिख लो। आपको शुरू कहां से करना है सर, कंफ्यूज तो नहीं किए हो ना, पक्की वाली बात। ये यहां से ओमेगा की जगह ये सबसे पहले आपने ये लिखना है, और यहां से हम बता देते हैं, यहां से शुरू करते हुए ये सारी चीजें समझाते हुए, फिर यहाँ पर डिफरेंट ये फाई की वैल्यू यहाँ से पाया, इन दोनों की मदद से यहाँ से पाया,
और यहाँ पुट कर दिया और यहाँ से ई की वैल्यू आ गई और इस पूरे की जगह ई नॉट डाल दिया तो ये आ गया और आई बराबर वी अपॉन आर होता है तो आर डाल दिया और ये आई नॉट की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आपको आई बराबर मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर समझ गए होगा तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा, अगर हो रहा है तो थोड़ा पीछे कर लो और उस चीज को पहले जो लिखवाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो मिटा कर लिखवा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो इसको। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं और इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जनरेटर खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। फास्ट लिखो इसको, लिख लिया, इरेज कर दे, कर दो सर। यानी यहां से आपको फार्मूला मिल गया E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और यहां से मिला E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी जहां पर ई नॉट था एन बी ए ओमेगा। फिर आपने I बराबर लगाया E अपॉन आर तो आपको मिल गया एन बी, नीचे लिख देते हैं, तो I बराबर मिल गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I बराबर मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी जहां पर आई नॉट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर था, या एन बी ए ओमेगा को ई नॉट अपॉन आर भी कभी कभी लिखा जा सकता है और ओमेगा का वैल्यू या तो आप 2 पाई एफ यूज कर लो या ओमेगा का वैल्यू आप थीटा अपॉन टी यूज कर लो या ओमेगा का वैल्यू आप 2 पाई इंटू 1 अपॉन 2 यूज करो और थीटा की जगह 2 पाई लिख सकते हो क्योंकि एक बार पूरा घूमने में 2 पाई एंगल लग जाता है। सारी चीजें समझ गए। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, उधर साइड तो वो लिख दिया है तो इधर साइड ही इसको लिख देते हैं। ताकि वो फॉर्मूला रहेगा तो बना पाओगे ना। अब देखो इसमें कहता है कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ सर दिख रहा है। कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसाइकिल, एक स्टेशनरी बाइसाइकिल रुकी हुई बाइसाइकिल को पैडल कर रही है। द पैडल ऑफ द बाइसाइकिल आर अटैच्ड टू अ 100 टन स्क्वायर, यानी कैपिटल एन बराबर क्या है 100 टन्स है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। कैपिटल एन बराबर है 100 टन्स, ठीक है। टन स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया बराबर है 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में आधा रेवोल्यूशन घूम जाता है, हर एक सेकेंड में, यानी यहां से यहां आने तक आधा रेवोल्यूशन घूम गया, ठीक है। आधा, सॉरी, यहां से यहां आया फिर यहां आया, आधा, आधा कितना होगा 1 2 3 4, हाँ ठीक है। यहां से जब आप यहां पहुंचोगे, यानी यहां से पहुंचने के लिए क्या करना होगा, यहां से पहले यहां आओगे 1/4, फिर आधा पहुंचोगे, फिर 3/4 पहुंचोगे, फिर पूरा पहुंचोगे। तो जब आप इस पेज से यहां से घूमते घूमते यहां पहुंचोगे, आधा रेवोल्यूशन करने में यानी हाफ साइकिल करने में उसको कितना लग रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड लग रहा है और टाइम बराबर है हमारे पास 1 सेकेंड आधे रेवोल्यूशन में, आधे रेवोल्यूशन में। और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 अपॉन आधे सेकेंड में आधा। समझो इस क्वेश्चन को समझाना जो हम चाह रहे हो, समझ रहे हो। द कॉइल रोटेट्स हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आधा रेवोल्यूशन घूमता है हर सेकेंड, तो अगला दूसरा आधा रेवोल्यूशन कितने में घूमेगा 2 सेकेंड में घूमेगा, नहीं घूमेगा। यानी यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से शुरू किया, यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसको टाइम लगा यहां पर 1 सेकेंड का, और हर सेकेंड पर सेकेंड पहुंच रहा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग जाएगा 2 सेकेंड लग जाएगा। यानी टाइम बराबर 2 सेकेंड आ गया किसके लिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। कॉपी के हिसाब से समझो तो यहां से शुरू किए थे, घूमते 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 फिर यहां पहुंचने में उसको टोटल टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जो होता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, 1 कंप्लीट साइकिल बोलो या रिवॉल्यूशन बोलो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज का होता है और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है
1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमें अभी पता नहीं है, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1/2 सेकेंड दैट इज 0.5 हर्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एक साइकिल में, क्योंकि 1 सेकेंड में वो घूम रहा है आधा साइकिल, 2 सेकेंड में वो घूम रहा है पूरा साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हमेशा एक साइकिल में 1 हर्ज का फ्रीक्वेंसी हम मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग दी गई। हमारा इंडिया में जो सिस्टम चलता है उसमें 1 साइकिल में 1 हर्ज की फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि नहीं, 1 साइकिल वो 2 सेकेंड में पूरा करता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया 0.5 हर्ज की होगी। कोई दिक्कत? अच्छा। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड बाय द कॉइल, यानी आपको निकालना है ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज बोले या मैक्सिमम ईएमएफ बोले। तो आप एन बी ए ओमेगा, अब ओमेगा कहीं है नहीं, एफ है, तो ई नॉट बराबर क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एन बी ए इंटू 2 पाई एफ यूज कर लो या 1/2 यूज कर लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब इसको हटा दे, बना दे इस क्वेश्चन को, लिख लो, जो भी बातें समझ में आई उसको लिखो, समझो। अब हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, तो यहां से मिटा देना पक्का, हाँ सर मिटा दो, ये फॉर्मूला से मिटा देते हैं, जो यूज था वो हमने निकाल लिया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ई नॉट बराबर एन की जगह क्या है 100 इंटू बी की जगह क्या है 0.01 इंटू ए की जगह क्या है 0.10 इंटू 2 की जगह क्या है 2, पाई की जगह क्या है 3.14 इंटू एफ की जगह क्या है 0.5। इन सबको जब सबको मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू दिस करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 100 इंटू 0.01, डेसिमल हटाओगे नीचे में 100 कट जाएगा 1 बचेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, ये दोनों बचा हुआ है इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.5। कोई दिक्कत? अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से इसको करोगे तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, यानी ई नॉट बराबर आ गया 0.20 इंटू 3.14 इंटू 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 जा 100 होगा, तो ई नॉट बराबर आ जाएगा 100 डेसिमल कितने डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद, क्योंकि ये डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर डेसिमल आ गया तो ये 0.1 हो गया ओवरऑल, तो ई नॉट बराबर आ गया 0.100 इंटू 3.14। ये डेसिमल हटाओ तो नीचे में 100, ये 00 इस 00 को काट देगा तो बच, ये डेसिमल हटा दो तो नीचे में भी 100 आ जाता, नहीं 1000 आ, 1 2 3 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया ई नॉट बराबर 314 अपॉन 1000, तो ई नॉट बराबर आ गया 0.314 वोल्ट। और अगर रेसिस्टेंस दिया होता तो आई नॉट भी हमसे पूछ सकता था। इस तरह से बोलो, बातें समझ में आई? पक्की वाली बात लिख लो, इसको लिख लिया सर। तो हमने आपको आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर दिया कंप्लीट। मेरे हिसाब से हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। टाइम लग गया कितना देख ले, 1 मिनट टाइम लग गए, हाँ ठीक है, 1 घंटे में पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और क्वेश्चन समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ का था, पेज नंबर 226 का एग्जाम्पल 6.11 था। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लीव 1 कॉमेंट दैट आई डिजर्व। बाय, लिख लो जो भी चीज़ नहीं लिखा है आपने। बाय।